हेलो दोस्तों, आप लोगों को सीटेट सुपर क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हिंदी पेडागोजी, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से पूछते हैं और 15 क्वेश्चन आपको गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो अभी हम आप लोगों के समक्ष जो रख रहे हैं वह है पेडागोजी, जिससे 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं हिंदी में। और जो भी हमारे भाई बंधु हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी नए वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास पहुंच पाएंगे। और इस वीडियो से इस बार जो दिसंबर में आने वाले एग्ज़ाम है 2022-23 में, उसमें आप बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। और जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं वह ऑनलाइन जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसी में से हम लिए हैं। और यह क्वेश्चन इस बार आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कह रहे हैं। इसमें ट्रिक के साथ हम पढ़ा रहे हैं कि कौन ऑप्शन होगा और कौन नहीं हो सकता है, किस तरह से छांटते हैं ऑप्शन को, वो सीखने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर संदर्भ में व्याकरण पर जोर कौन सा देता है? बताइए। पहला ऑप्शन है भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, दूसरा है भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, तीसरा है विषय वस्तु का अनुवाद करना, चौथा है नियमों का अति सामान्यीकरण करना। बताइए इस चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा? तो संदर्भ में जो व्याकरण है वह क्या करता है? तो कंठस्थ करने पर जोर नहीं देता है। विषय वस्तु का अनुवाद करना तो बिल्कुल भी नहीं है, अनुवाद तो नहीं कर देगा विषय वस्तु को। नियमों का अति सामान्यीकरण नहीं होगा, इसीलिए ये क्या होता है कि भाषा के नियमों के प्रति समझ पैदा करते हैं। क्या करते हैं? भाषा के प्रति समझ पैदा करते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। संदर्भ में अगर व्याकरण पूछे तो नियमों के प्रति समझ बनाना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्या है दूसरा क्वेश्चन? आ गया सामने, आपके सामने। बताइए क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसका आंसर बताइए। उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा क्या है? यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया है। कैसे किया है? उदाहरण से नियम की ओर होना चाहिए, नियम से उदाहरण की ओर होना चाहिए। तो यहाँ शून्य दे करके उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ झुकाया है क्वेश्चन को। इसका मतलब ये है कि उदाहरण से हम नियम की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा नियम होगा? आगमन विधि होगा, निगमन विधि होगा, उपदेशात्मक होगा या प्रत्यक्ष विधि होगा? तो बताइए कौन सा विधि होगा इसमें से? तो हम जब उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर, नियम की ओर चलते हैं, तो हमारा इस विषय में क्या हो जाता है? आगमन विधि में हम लोग जाते हैं। क्या चीज़ में? आगमन विधि में। और निगमन विधि समझ लीजिए, निगमन विधि कब होगा? जब हम सामान्यीकरण से उदाहरण की ओर चलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, पढ़िए। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। भाषा अधिगम में हम क्या क्या सामग्री और सिद्धांतों को तैयार करते हैं, उसमें से एक कौन सा है? बताइए। प्रत्येक आयु के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। तीसरा है किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। गलत बात है। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। सीमित कभी नहीं होता है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। प्रत्येक आयु के लिए जटिल सामग्री, जटिल जब इस दे दिया तो जटिल का मतलब होता है कि बहुत भारी लोड दे देंगे, तो लोड हमको देना भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। कैसा हो जाएगा? दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या है दूसरा? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। माने स्तर माने जिस तरह से बच्चा है, जिस स्तर का बालक है, हम उस स्तर का सामान उसमें उपयोग करेंगे, ताकि बच्चा इस चीज़ को समझ सके, आगे जीवन में उसको तैयार कर सके, उस जीवन में उसको लाइफ में उसको उतार सके। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? दूसरा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन को दोहरा दिया है, आगे चलिए। चलिए आप 109 क्वेश्चन क्या है पढ़िए। क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन कब होता है? बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। दूसरा है बच्चे को पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है। जब भी आपके ऑप्शन में दंड या लाठी से मारने का ऑप्शन आवे उसको सीधे हम काट देंगे, वो आंसर हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे को हम लठिया करके नहीं पढ़ा सकते हैं। तीसरा है बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। चौथा है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ये भी क्या हमारा चौथा भी निगेटिव लग रहा है, पहला भी निगेटिव लग रहा है। यहाँ हमको राइट आंसर दिखाई देने में लग रहा है कि तीसरा है। यहाँ जहाँ जिस ऑप्शन में आपको अवसर मिल जाए, क्या मिल जाए? अवसर मिल जाए या पर्यावरणीय मौका मिल जाए, तो वही आंसर हमारा क्या होता है? राइट आंसर होता है, सही होता है। ठीक है, भाषा अर्जन होता है जब बच्चा क्या करते हैं, भाषा के मैंने विभिन्न प्रकार के भाषा के विषय में अवसर मिलता है, वो आगे चल करके उस विषय में समझने के प्रयास करते हैं। यही हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हम 110 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन है जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके क्या है? जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके लिए क्या है? साहित्य के ज्ञान है। दूसरा है बोलने की निपुणता है, बोलने में निपुणता है। अभिनय में गुण, अभिनय के गुण है। अवबोधन है। बताइए इस चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? साहित्य के ज्ञान, ये निगेटिव पॉइंट है। साहित्य हम मान लीजिए छोटे बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहते हैं तो उसको हम हिस्ट्री नहीं दे देंगे पढ़ने के लिए, ये गलत है। आगे हैं अभिनय के गुण, बच्चा में छोटा बच्चा में कविता सुनाने वाला उसका अभिनय कहाँ से आएगा? अवबोधन का गुण, ये भी गलत है। इसीलिए हमारा यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन कहता है बोलने में निपुणता, ये हमारा क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि जब बच्चा बोल लेते हैं तो कविता जरूर सुना देंगे। तो यही क्या है? बोलने में निपुण होना चाहिए। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चलिए अब हम 111 पर हम जाते हैं अभी। चलिए क्या है क्वेश्चन? मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है। मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ क्या है? पहला है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। दूसरा है कुछ सामाजिक क्रियाएं करना। तीसरा है कुछ समझने के लिए प्रयास करना। चौथा है मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। बताइए इस चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा राइट आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग के विषय में? कुछ मानक क्रियाएं करना, तो कुछ हम हल्का तो नहीं कर सकते ना, ये गलत है। यहाँ भी कुछ समझने के प्रयास करना, क्या विद्यार्थी एगो पॉइंट समझ के छोड़ देता है? ये भी गलत है। मस्तिष्क को कुछ, फिर क्या कहता है? कुछ, ये भी गलत है। इसीलिए तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? कट जाता है। और हमारा राइट आंसर कैसा कौन सा हो जाता है? पहला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। जब हम कोई भी विषय को समझते हैं तो वहाँ अगर हम विचार को समझते हैं, उसके प्रति सजग नहीं रहेंगे तो हम उसको नहीं हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। चलिए 112 112 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? यहाँ देखिए इस पॉइंट पर विद्यार्थी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहाँ पर? तो ये पॉइंट देखिए क्या है? गलत है। यहीं पर दे देगा नहीं, कौन सा भाषा विषय के शिक्षण में सही नहीं है और सत्य कथन है। यहाँ विद्यार्थी देखता नहीं है, यहाँ आकर मार देगा सही में टिक तो गलत में टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि गलत पूछा है हमको। क्या पूछा है? गलत। गलत का मतलब होता है निगेटिव सोचना कि निगेटिव इसमें कौन सा ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, सो बताइए। पहला में है
चलिए, क्वेश्चन तो आगे चला गया था। पहला में है, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। ये बात सही है, तो सही हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि गलत हमको पूछा है। दूसरा कहता है, शिक्षार्थी शिक्षार्थी क्या करते हैं, शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, भी सही है। चौथा कहता है कि भारत शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। आप बताइए यहाँ क्या कह दिया कि बोलने की जगह लेखन, मात्र लिखने से ही बच्चा का भाषा विकास हो जाएगा? बताइए कितना बहुत बड़ा गलत बात बोल रहा है। इसीलिए हमारा ये क्या है, जब गलत पूछा है तो हमारा राइट आंसर गलत वाला ही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको गलत पूछा है तो ये गलत ऑप्शन ही क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन के महत्व देना ही क्या है, गलत ऑप्शन है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 113। चलिए क्या कहता है 113 में क्या है सो देखिए। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट क्या कहलाती है? अगर मान लीजिए हम विद्यार्थी को क्लास दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम अंत में परीक्षा का आयोजन करते हैं, आयोजन किए टेस्ट लेते हैं, तो वह टेस्ट क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, स्मृति परीक्षा। बताइए 113 का राइट आंसर क्या होगा? तो जब हम किसी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और अंत में जो टेस्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, निदान करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है बच्चे को, वो क्या समझा, उसको टेस्ट लेना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। हम किसी को श्रेणी नहीं करेंगे, उपलब्धि तो नहीं जांच रहे हैं, स्मृति माने उसको क्या याद करता है, उसको दिमाग को तो नहीं जांच रहे हैं, इसलिए 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, गलत हो जाएगा। चलिए आगे 114 पे हम चलेंगे। अब 114 क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। सबसे अधिक बार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है भाषा कौशल के विषय में। क्या है ये, भाषा कौशल के विषय में क्वेश्चन है कि भाषा के उत्पादनात्मक कौशल क्या है। उत्पादक कौशल को हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। समझे, क्या कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं उत्पादन कौशल को। संस्कृत में ये तो हर एक शिफ्ट में आया है उत्पादन कौशल करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पठन तथा लेखन, माने